करते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत जल्दी 3 दिन में आई थिंक हमारा पहला पार्ट जो है इक्विलिब्रियम का खत्म हो गया। अब उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल इतना खास प्रिंसिपल की 12th में भी इस प्रिंसिपल ने तहलका मचा रखा है। 12th में भी अगर आपको ये प्रिंसिपल नहीं आता तो कई कंसेप्ट रह गया 12th के, दोबारा सीखते हैं बच्चे 2 बार इसको, जो 12th में 11th में नहीं सीख पाए। तो आपको रिपीट ना करना पड़े तो ले चैटलियर प्रिंसिपल को आज की क्लास में अच्छी तरह से समझना। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। जिस तरीके से इस प्रिंसिपल को अगर मान लो मैं ऐसे समझाऊं आपको, तो ये एक डिवाइडर है। यहाँ पे इस तरीके से, एक मिनट, ये 2 कंटेनर हैं ऐसे, ठीक है। और इस कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। दोनों का लेवल जो पानी का है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। कंटेनर ए, कंटेनर बी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने ए में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया 1 बाल्टी पानी, तो बताओ कहाँ का पानी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा? रेज योर हैंड। अगर मैं ए कंटेनर से पानी निकालता हूं तो अब पूर्वा बताइए। सर बी टू ए ट्रांसफर हो गया। ये प्रिंसिपल था कौन सा? ले चैटलियर प्रिंसिपल। देख लो, अगर कोई समझना चाहे ना तो इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं है। ये ले चैटलियर प्रिंसिपल है। पानी कहाँ ट्रांसफर हो गया? बी से ए। अच्छा चलो बताओ, अगर मैं ए में 1 बाल्टी पानी और डाल देता तो अब पानी कहाँ ट्रांसफर होता? शशांक बताइए। सर ए टू बी चला जाता, फिर ए टू बी चला जाता है। तो अब सुनना जरा ध्यान से, इक्विलिब्रियम क्या करता है, कमाल की चीज है। देखो, पहले जब पानी नहीं निकाला गया था, ना डाला गया था, तो ये दोनों का जो लेवल था वो सेम था। जैसे अब आप पानी निकाल रहे हो या डाल रहे हो तो आप उस सेम लेवल यानी इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो चुका है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अब डिस्टर्ब करने से इक्विलिब्रियम क्या करता है? इक्विलिब्रियम शांत तो नहीं बैठेगा ना। आपने क्या किया? आपने पहले केस में पानी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से पानी आपने निकाल दिया पहले केस में, तो निकालने का मतलब आपने चेंज कहाँ किया? ए में चेंज किया। अब जो भी ए में चेंज आपने डिस्टरबेंस की है, तो बी क्या करता है? उस चेंज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होके क्या करता है? वो नलीफाई। मैं एक वर्ड लिखा हूँ यहाँ पर, नलीफाई। आप जो भी चेंज करते हो ना इक्विलिब्रियम में, जो भी चेंज करोगे उस चेंज को इक्विलिब्रियम क्या करता है? नलीफाई, उसको खत्म कर देने की कोशिश करता है। मान लो आपने पानी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पानी आपने डाल दिया, आप फिर से चेंज कर रहे हो ए में, तो अब ये ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा पानी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ, और एक ऐसी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा जहां पर दोनों का लेवल क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी आप जो भी चेंज करोगे इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसे नलीफाई, उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में। अगर इसकी डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज डेफिनेशन में दिखाई देगी। ये देखो 11th नोट्स में कोशिश करता हूँ, इसमें चैप्टर 7 के बहुत खास नोट्स जो हैं हमारे पास, ये आपके पास भी आ चुके हैं। इनको इन पे लगातार अपनी एक निगाह जरूर रखना। मैं बता रहा हूँ ये टॉपर्स किस तरीके की सोच रखते हैं। 12th क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो आंसर शीट होती है नेट से डाउनलोड करके वो चेक भी करते हैं इनकी। हालांकि 11th में तो खैर नहीं करते। तो इक्विलिब्रियम कौन से पेज पे है, इसी पेज को ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। न्यूमेरिकल जो है हमारे, लगातार हम और न्यूमेरिकल करेंगे जितना हो सके। लास्ट क्लास में जितना उन्होंने किए हैं उनसे ज्यादा ही करेंगे। क्यूसी केसी ये भी खत्म। ये हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट।
चलो ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, इसमें देखते हैं कहाँ पे दे रखा है ले चैटलियर प्रिंसिपल। अभी हम उसी पे आ जाते हैं। आप इस पे जरूर चेक करना ले चैटलियर प्रिंसिपल कौन सी पोजीशन पे है और कहाँ पे है। मेरे ख्याल में तो हो सकता है इसने आगे पीछे एक क्लास के बाद कर दिया इक्विलिब्रियम शिफ्ट। चलो मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है, एसिड बेस पहले ही कर दिया था। रोटेट, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? ठीक है, मैं एक काम कर दूंगा, इसको अच्छी तरह से पहले सर्च करके रखूंगा ताकि हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो खराब ना हो। ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। क्या है ले चैटलियर प्रिंसिपल? इट स्टेट दैट इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज, अगर किसी इक्विलिब्रियम में आपने चेंज किया, किसमें? कंसंट्रेशन में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया, या फिर कैटलिस्ट डाल के उसमें चेंज किया, कैटलिस्ट डाल के उसमें चेंज किया, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी जो भी चेंज आपने किया उसको नलीफाई करना चाहेगा इक्विलिब्रियम। अगर इसकी बात की जाए तो ये चार तरह के चेंज हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला इफेक्ट है हमारा कौन सा? कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहला क्या होता है? जैसे ए, कंसंट्रेशन सबसे आसान है, बी विल गिव यू सी और डी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इस कंसंट्रेशन के चेंज के लिए, नंबर 1 एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ए को अगर मैं और डाल दूं इसमें तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आंसर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ए अगर मैंने कर दिया तो यहाँ ए की कंसंट्रेशन आपने ज्यादा कर दी रिएक्टेंट साइड में, तो इक्विलिब्रियम अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर आएगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आगे देखे तो अगर ये कह रहा है रिमूवल ऑफ बी, रिमूवल ऑफ बी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ से निकाल लिया बी को तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो इक्विलिब्रियम अब की बार शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ सी, रिमूवल ऑफ सी अगर कर दिया जाए तो रिमूवल ऑफ सी कर दिया जाए तो हैंड रेज करो, अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? रिमूवल ऑफ सी पे। लक्ष्य बताइए। भैया फॉरवर्ड आंसर है फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन के केस में बड़े आसानी से बता सकते हैं, सबसे आसान यही था। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एग्जाम में आपका 29th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 29। तो 29 जो है वो ये है आपका, ये देखो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2। आपने H2 को ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हम लिखेंगे एडिशन ऑफ H2 में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, H2 को ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, यू नो वेरी वेल, कहाँ पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। एडिशन ऑफ CH3OH इसमें डाल दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पहले का आंसर फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरे का आंसर
बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरे का आंसर रिमूवल ऑफ सीओ, सीओ निकाल दिया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ CH3OH, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, रिमूवल है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। रेज योर हैंड अगर यहाँ कंसंट्रेशन वैसे तो खत्म हो चुका है मेरी तरफ से पूरा, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो रेज योर हैंड, नहीं तो मैं आगे चलूंगा फिर किस तरीके से क्या असर ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। हमने 4 टर्म क्लियर करनी है आज पूरे टाइम में। तो कंसंट्रेशन हो गया आपका खत्म, अब 3 ही रहती हैं, सबसे आसान कंसंट्रेशन था। ठीक है, हम अब आगे चल रहे हैं। अब हमारा जो टर्म है उसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी मैं यहीं पे करवा देता हूँ ताकि हम जल्दी से इसे कर पाए खत्म। ये है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कौन सा, सेकंड टर्म। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के केस में आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, यानी कि प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज करते हो तो देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है गैस फेज, हाइड्रोजन है गैस फेज। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यार सॉलिड फेज थोड़ा ना कंप्रेस होगा। सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका, अमोनिया, द प्रोसेस इज हैबर। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, टोटल काउंट करके गैस फेज में होने जरूरी है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर गैस पे लगेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टोटल कितने हैं, रेज योर हैंड। रितु बताइए। भैया 4। 4 करेक्ट आंसर है, और ये है हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, ये 2 हैं। अब सोचो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो चीजें क्या होती हैं। प्रेशर, मैं एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जब आप गैसेस पे प्रेशर इंक्रीज करोगे, ये गैस है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, ये वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है, और जो फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है व्हाइट कलर का, ठीक है, ये व्हाइट कलर का, ये आपका क्या है, अमोनिया है। तो फिर से एक दो और बना देता हूँ, ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, बड़ा जनरल वे में समझना है, इतनी कोई इसमें बहुत कमाल की डिटेल नहीं है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं इतना प्रेशर कर दूं यहाँ पे तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिलहाल प्रेशर कम था तो मॉलिक्यूल क्या थे, दूर दूर थे। ये रेड कलर का मॉलिक्यूल जो कि नाइट्रोजन है, और ये ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन है। और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, इन दोनों को कंबाइन करने पर मजबूर कर रहे हो। इमेजिन प्रेशर इतना बढ़ा दिया आपने, ठीक है ना, प्रेशर इतना बढ़ा दिया तो हो क्या गया पता है, ये रेड जो था वो ग्रीन के बहुत पास आ गया, और अगर ये पास आ गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। यानी प्रेशर बढ़ाने से चीजें कंबाइन होती हैं, ना कि टूटती हैं। गैस के केस में अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप चीजों को कंबाइन कर रहे हो। कंबाइन का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ चीजें ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने इस पूरी रिएक्शन को किसी कंटेनर में डाल दिया और प्रेशर बढ़ा दिया तो ये मत सोचना कि अमोनिया प्रेशर की वजह से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। आप हीट थोड़ी ना कर रहे हो उसको जो अमोनिया टूट जाएगा, आप तो प्रेशर बढ़ा रहे हो। यानी आप ज्यादा नंबर ऑफ मोल 4 से 2 में ट्रांसफर करोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप प्रेशर बढ़ाओ और 2 से 4 में ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा यार। गैसेस का प्रेशर बढ़ने पर चीजें पास आती हैं, पास आने पर वो कंबाइन हो जाती हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने क्या सीखा, बड़ा सिंपल सा केस बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने सीखा कभी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो आप देख लोगे पहले ही, तो वहां पर यहाँ 4 है या 2 है, तो कहां से कहां ट्रांसफर होगा, ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो अब मुझे बताओ इस रिएक्शन को देखकर इक्विलिब्रियम कहां ट्रांसफर हो रहा है,
फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रेज योर हैंड। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वेरी गुड। देवेश बताइए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रांसफर हो रहा है, तो आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया और ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। इक्विलिब्रियम विल ट्रांसफर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे हैंड रेज करके बताओ किसी को प्रेशर वाले केस में भी डाउट है। आपने सेकंड लेवल सीख लिया और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 12th क्लास में आपको के सर में दर्द कर देगा, इसलिए आप इस पे स्पेशल ध्यान रखना। किसी का मन में कोई भी डाउट हो तो मैं उसे सोल्व करने के लिए तैयार हूँ, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। अर्णव बताइए, हाउ मे आई असिस्ट यू? सर जैसे प्रेशर बढ़ाने पर वो कंबाइन हुए, प्रेशर कम करने पर वो फिर अलग भी हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। वो जो कंबाइन हुए हैं अगर उनका प्रेशर रिलीज कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो भाई अब तो जब प्रेशर कम हो गया तो गैस तो चाहती है कि वो बिखर जाएं, तो वो दूर होंगे बिल्कुल। लेकिन इक्विलिब्रियम पे स्पेशल ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, ये नहीं कि एक तरफ ट्रांसफर होकर रहेगी। ये इक्विलिब्रियम पता है क्या है? ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा है जैसे दो टब पानी के भरे हुए हैं और नीचे से एक पाइप से पानी को जोड़ा गया है और वहां पर पानी ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा वो शांत होके पानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने सीखा था। तो ये वो वाला खेल है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और फिर भी आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। बड़ा सिंपल सा खेल है। चलो अब ये चीजें समझ में आ गई। और किसी के मन में डाउट हो तो जल्दी बता दो भाई। नितेश बताइए। भैया मैं पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या फिर बैकवर्ड? रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का बड़ा सिंपल सा तरीका, बड़ा सिंपल सा तरीका। हमें नंबर ऑफ मोल देखने हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल में ट्रांसफर होने को ही कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इक्विलिब्रियम ट्रांसफर, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्ट, ज्यादा से कम की तरफ। चलो अभी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद फिर से मैं पूछूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। फिलहाल एक बार जल्दी से इस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी। ये हमारे पास इतने चांस हैं इस चीज को सीखने के। कितने चांस हैं भाई? 6 चांसेस है। और याद रखना हमेशा प्रेशर के केस में गैस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज, ठीक है ना, ऑलवेज गैस फेज। तो चलो पहले मैं हैंड रेज करके बताओ इक्विलिब्रियम कहां से कहां ट्रांसफर हो गया। 1 1 1, रेज योर हैंड। नितेश बताइए। बैकवर्ड। करेक्ट आंसर है बैकवर्ड, बैकवर्ड में गया। अगले केस में बताइए। 1 2 1 2, रेज योर हैंड। सानिध्या बताइए। इक्विलिब्रियम में है यहाँ 1 2 1 2, वेरी गुड। ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसलिए इस पे लिखेंगे नो इफेक्ट। प्रेशर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट 1, ये तो सॉलिड तो लेना ही नहीं है। 1 2, रेज योर हैंड। अर्णव गुप्ता बताइए। सर बैकवर्ड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका बैकवर्ड। ओके 2 1 1, रेज योर हैंड। शशांक बताइए। सर फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड, ये है आपका फॉरवर्ड। सिमिलरली 0 0 1, रेज योर हैंड फॉर फिफ्थ। अपूर्वा बताइए। बैकवर्ड। करेक्ट आंसर है बैकवर्ड, ये बैकवर्ड हो गया। 4 5 4 6,
रेज योर हैंड, एफ के लिए, लास्ट के लिए। ऋतिक वर्मा बताइए। बैकवर्ड। करेक्ट आंसर है बैकवर्ड। तो बड़ा सिंपल सा खेल था ये बैकवर्ड। अगर रटना चाहो तो आप ये रट लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज, ठीक है ना। और आंसर क्या है, हाई टू लो। हाई टू लो, हाई टू लो का मतलब है मोर टू लेस। हाई टू लो थोड़ा सा अजीबोगरीब इंग्लिश होगी यहाँ, मोर टू लेस। आंसर है मोर टू लेस में ट्रांसफर कर दो, ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ से कम नंबर मोल ऑफ। और रीजन क्या है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो टूटती हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंबाइन होती हैं, ठीक है ना। बस ये इसका लॉजिक था और ये आपको समझ में आ गया है। आप अपने नोट्स में इसको जरूर लिखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। वैसे तो एनसीईआरटी में नोट्स में आपको सब लिखा हुआ है, वो बात अलग, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप ढूंढना, आप आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मेरे पास मैसेज कर देना, वैसे तो मिला हुआ है। तीसरे लॉजिक पे चलते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अब हम कर रहे हैं, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है आपका बहुत खास नंबर 3, नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर होगा और कैसे ट्रांसफर होगा। तो देखना, इस दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में थोड़ा सा गलत बोल गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, नॉर्मल सी रिएक्शन है, A plus B will give you C plus D, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या लगती है, हीट, ये मतलब हीट या एनर्जी कह लो, ये क्या होगी आपकी, लॉस। तो अब ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, रेज योर हैंड। क्या आपको इसके बारे में पता है, हर्षिता तुसीर बताइए। एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। ये रिएक्शन कौन सी आपकी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने के 3 तरीके हैं, आपके सामने होगी और आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए बच के रहियो। ये एक तरीका तो ये कि आपको प्लस में हीट ऐसे दे दें वो, दूसरा तरीका आपको प्लस में हीट नहीं देंगे, ठीक है, ये प्लस में हीट नहीं देंगे, वहां लिख देंगे डेल्टा एच की वैल्यू -54.2 किलो जूल पर मोल। तो इसे, इस माइनस साइन को आपको देखकर पहचानना है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, सो इट्स एक्सोथर्मिक, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा तरीका वो आपको क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन में आपको नॉर्मल एक रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूरी रिएक्शन में वर्ड बोल ही देंगे एक्सोथर्मिक। तो या तो वो एक्सोथर्मिक बोल देंगे, या प्लस में हीट दे देंगे, या फिर वो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दे देंगे। ये 3 तरीके हैं पहचानने के, ये एक्सो है या एंडो है। अच्छा, एक्सो एंडो का फायदा क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है इसमें, तो अगर आप जो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो टेम्परेचर आपका जाके कहाँ जुड़ता है, जहां हीट है। मान लो एक्सो है तो वो राइट में प्रोडक्ट की तरफ जुड़ जाएगा और पूरी रिएक्शन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इन शॉर्ट जो एक्सो और एंडो है वो डिसाइड करेगा कि इक्विलिब्रियम आपका कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इतनी कमाल की चीज है, इससे आप 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के कई क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं पता ये, फिर दोबारा आके लेज एटलियर को सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर का पता लग जाएगा, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। चलो मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं। अगर मान लो यही केस ऐसा होता, A plus B plus heat will give you C और D,
यहाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये कहाँ जाके ऐड होगा, रिएक्टेंट साइड में, और इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सो और एंडो पहचान लिया आपने, तो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता दिया उसी समय। चलो अब टॉर्चर खत्म करते हैं इसका। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊपर आपने सीख ही लिया, और नोट्स क्या बनाएंगे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल ट्रांसफर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल ट्रांसफर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एज यू नो वेरी वेल। ये रहा। तो इसको अब थोड़ा सा चेक करते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 7.28 एनसीईआरटी। चलो भी एनसीईआरटी में फिर से आते हैं। 7.28 एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम, इसके साथ रिएक्शन है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी। केपी के लिए एक्सप्रेशन, यार कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप वैसे लिख दोगे। केपी के लिए एक्सप्रेशन ये हो जाएगा आपका, केपी, पहला क्वेश्चन है ये, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सीओ मल्टीप्लाई बाई प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितनी, 3, यहाँ से देख लिया मैंने, डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ क्या, CH4 मल्टीप्लाई बाई प्रेशर ऑफ H2O। तो ये आपका केपी आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला है इसमें, हाउ विल द वैल्यू किस तरह से अफेक्ट होगी अगर 28 है वैल्यू केपी की, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कैसे अफेक्ट होगी बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। चलो पहले इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है इसके लिए आपको बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। रेज योर हैंड, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये 1 1 1 3। रेज योर हैंड प्रेशर के केस के लिए। लक्ष्य बताइए। भैया बैकवर्ड। निखिल बताइए। भैया बैकवर्ड। करेक्ट आंसर है इसका बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोई बता सकता है कि कहाँ ट्रांसफर होगी, रेज योर हैंड। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, निखिल बताइए। भैया फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर फॉरवर्ड। कई बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि यार हमें कैसे पता लगा ये एंडो है या एक्सो है। तो देखो इन्होंने ये दे रखा है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट साइड में हीट है, ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ ऐड होके ये सीधा सीधा ट्रांसफर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर बैकवर्ड था, इसका आंसर फॉरवर्ड था। अब आता है यूजिंग कैटलिस्ट। तो याद रखना भाई, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को ट्रांसफर नहीं करता है इधर से उधर। फिर वो करता क्या है, इट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। तो ये कभी भी आपका ना तो फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का क्या आंसर लिखोगे, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट, इट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट वालों को अगर चलो जल्दी जल्दी जाओ, ओके चलेंगे सभी, रुक जाओ। इट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। सो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट बिकॉज ए कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। सो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, केपी की अगर बात की जाए, केपी की, ये तो हमने इसकी बात कर ली इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। तो केपी पे अगर आप देखोगे, केपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी कांस्टेंट केपी, ठीक है, और कैटलिस्ट के लिए भी कांस्टेंट। अगर केपी पे कभी कोई फर्क पड़ा तो वो टेम्परेचर का पड़ता है बस। तो केपी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, विल इंक्रीज, यहाँ पर केपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
क्यों हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से केपी की वैल्यू क्यों हो जाएगी? अभी आपके सामने ये चीजें सामने आएगी कि केपी से इसका कैसा असर पड़ता है, किसका? टेम्परेचर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो याद रखना केपी पे कभी भी किसी का फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर को छोड़ के, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां तक की सारी बातें आपको आगे होगी समझ में। केपी को छोड़ के अगर कोई भी डाउट हो तो रेज योर हैंड। केपी बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसको छोड़ के कोई भी डाउट हो तो रेज योर हैंड। नितेश बताइए। किसी भी चारों में से किसी से इफेक्ट होता है। क्या? ये जो केसी है क्या वो भी किसी इन चारों में से इफेक्ट होता है, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन में से? मैंने बताया केपी को छोड़ के कोई भी डाउट हो तो पूछो। रितु। भैया आपने बताया अगर है ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक क्या गिवन होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -54.2। तीनों में से कोई भी एक चीज गिवन होगी। देखो यहाँ पर एक एंडोथर्मिक गिवन है। एंडोथर्मिक में है ना डेल्टा एच की क्या वैल्यू होगी फिर? डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 54.2। पॉजिटिव का मतलब होता है हीट ऐड हुई है। ऐड कहाँ होती है? रिएक्टेंट साइड में। रिलीज कहाँ होती है? प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ हमें केपी और केसी भी अच्छी तरह सीखने के लिए मिलेंगे। तो देखो 30 में ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 30 हमारा टारगेट भी खत्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये क्या नाम है, और फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले कुछ एक दो न्यूमेरिकल और रहते हैं, उनको भी कर लेंगे। और ये आपका एक पार्ट जो है वो हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से खत्म। 30। अच्छा, कुछ चीज मैं बता दूं जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं, याद रखना भाई। कौन कौन से करवाए हैं? 30, 29, 28, 26। ठीक है, इनमें से चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। 99.1 100% आएगा एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन। तो रेडी रहना भाई इन चारों में से एक के लिए। तो क्वेश्चन में आपका पहला है ये, एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, PCl5 की भी केसी की वैल्यू जो है वो ये है, आपकी केसी दे दी। इफ डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड बाय दिस, इसको रिएक्शन को देखकर बताना ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। बताइए, रेज योर हैंड। शशांक बताइए। सर एंडोथर्मिक है। वेरी गुड, क्योंकि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या दे रखी है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी। केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखो। तो लो भी हो गया केसी के लिए एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। PCl3 आपको अच्छी तरह याद है इन ब्रैकेट के बारे में। यहाँ है आपका Cl2 और डिवाइडेड बाई PCl5। फेज भी लिख दोगे तो सोने पे सुहागा। ठीक है ना, फेज लिख दोगे तो और भी अच्छा है, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया है फेज लिख के। तो अच्छा, और आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। मतलब वो कह रहा है कि रिवर्स रिएक्शन पे केसी की वैल्यू क्या होगी। यार बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो रिवर्स रिएक्शन का मतलब आपको अच्छी तरह याद है, केसी डैश होता है, इसे 1/KC बोलते हैं। केसी पहले ही गिवन है, तो ये हो गया आपका केसी की वैल्यू जो कि गिवन है 8.3 10 की पावर क्या -3। और इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 120.4 के आसपास। ये भी हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने किया है वो क्या है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी। केसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि वो केसी पे पूछ रहे हैं। अगर मोर PCl5 इज एडेड, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया जाए और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए। देखो मैंने क्या बताया था, केसी पे अगर फर्क पड़ता है तो वो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो पहले केस के लिए हम क्या लिखेंगे, केसी विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, केसी विल रिमेन कांस्टेंट। केसी हमेशा कांस्टेंट रहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर।
लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो फिर केसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हर केस के लिए केसी क्या होता है, कांस्टेंट। केपी क्या होता है, कांस्टेंट। केपी केसी कांस्टेंट। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केपी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपने, केपी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये केसी है, केसी है, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो वैल्यू है वो कौन सी है, पॉजिटिव है, यानी वो रिएक्टेंट साइड में है। अब केसी जो है वो किसके इक्वल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। केसी का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा के एफ बाई के बी। अब आप खुद बताओ, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ट्रांसफर होगा, रेज योर हैंड। अपूर्वा बताइए। सर फॉरवर्ड। वेरी गुड। फॉरवर्ड ट्रांसफर होने का मतलब ये हुआ आपकी ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई तो बताओ केसी का क्या होगा, रेज योर हैंड। निखिल बताइए। भैया इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए यहाँ हम बोलते हैं कि इस केस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो केसी है वो क्या हो गया, इंक्रीज। अब यही क्वेश्चन आपका कौन सा आया था, 28 था, अगर आपने देखा हो। वो पूछ रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यार इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन भी उसी की तरह एंडोथर्मिक है। और यहाँ भी अगर आप देखो तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ बाई के बी। यहाँ भी इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो केपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज। आया आप समझ में, यहाँ इंक्रीज क्यों था, ये इंक्रीज। तो याद रखना ये बहुत आसान सा केस है। और अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कोई भी डाउट हो किसी का तो वो पूछ सकता है। ये ले चैटलियर प्रिंसिपल होता है, टॉप टू टॉप सारा खत्म। अगर नीट के भी एग्जाम आए तब भी आप अटेम्प्ट कर दोगे। मोस्टली आता है आपका कौन सा, टेम्परेचर। लास्ट जो कैटलिस्ट था वो मैंने बता दिया। कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। वो कहीं ट्रांसफर नहीं करता, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। रेज योर हैंड फॉर एनी डाउट। अर्नव बताइए, डाउट बोलो अपना। सर एक बार टेम्परेचर फिर से बता दो। टेम्परेचर में हमें ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये रिएक्शन देखनी है, ठीक है। अगर मान लो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर भी ए बी सी विल गिव यू सी और डी। अगर आपकी हीट जो वैल्यू है एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करोगे तो वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड को बढ़ा देगा, इसलिए वो लेफ्ट में ट्रांसफर। और किसी का कोई डाउट हो, रेज योर हैंड। तो ठीक है भाई, यहाँ तक का होगा ये आपका खत्म। अगली क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। तो अगली क्लास मिस मत करना, आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत मिस हो जाएगी नहीं तो। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।